महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में स्थित भोंवले नामक एक छोटे से गांव में एक साधारण लेकिन बेहद खुशहाल परिवार रहा करता था। परिवार में कुल 5 सदस्य थे, एक पिता, एक मां और उनके 3 बच्चे। परिवार के मुखिया का नाम था शंकर मोहिते। शंकर एक सादा जीवन जीने वाले मेहनती इंसान थे। वे वन विभाग में क्लर्क की नौकरी करते थे। हर सुबह साइकिल लेकर ऑफिस जाते और शाम को वक्त पर लौटते। उनके चेहरे पर हमेशा एक शांत, सुकून भरी मुस्कान होती थी। पत्नी एक घरेलू महिला थीं। दिन भर घर संभालती, बच्चों को टिफिन देती और शाम को पति के साथ बैठकर चाय पीती। तीनों बच्चे सोनाली, स्नेहा और गणेश तीनों ही सुलझे हुए, समझदार और संस्कारी थे। तीनों उस समय पढ़ाई कर रहे थे। घर में टीवी शायद ही कभी चलता, लेकिन किताबें हमेशा खुली रहती थीं। रात को पूरा परिवार एक साथ बैठकर खाना खाता। कुल मिलाकर यह एक आदर्श भारतीय परिवार था। अब होता यह है, अप्रैल 2017 में शंकर की अचानक तबीयत खराब हो जाती है। इलाज चलता है, दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन हालात में कोई सुधार नहीं होता और कुछ ही महीनों बाद 12 अगस्त 2017 को उनका निधन हो जाता है। और यहीं से इस परिवार के ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ता है, क्योंकि घर में कमाने वाले सिर्फ वही एक थे और बच्चे भी अब लगभग बड़े हो चुके थे। बड़ी बेटी सोनाली 22 साल की थी, छोटी बेटी स्नेहा 19 साल की और बेटा गणेश 16 साल का था। लेकिन जो बात सबसे ज्यादा गंभीर थी वो ये कि अभी किसी भी बच्चे की शादी नहीं हुई थी और पिता के निधन के बाद अचानक सब कुछ रुक सा गया था। भले ही इस परिवार को आश्वासन दिया गया था कि मृतक आश्रित के तौर पर इस परिवार के एक बच्चे को सरकारी नौकरी मिल जाएगी, लेकिन फिलहाल हालात यही थे कि यह परिवार लगभग अनाथ हो गया था। और आपको भी पता है सरकारी काम आजकल कैसे होते हैं, इसलिए यह भी निश्चित नहीं था कि वो नौकरी कब लगेगी। 6 महीने लगेंगे, 1 साल लग जाएगा या और भी समय लग सकता है। यहां तक कि ऐसे भी केस हुए हैं जहां नौकरी मिली ही नहीं है। लेकिन यहां एक बात और भी थी, और वो ये कि बच्चे तो 3 थे, लेकिन बेटा गणेश उस वक्त सिर्फ 16 साल का था, यानी कि बालिग नहीं था। इसलिए नौकरी के लिए उसके नाम की सिफारिश नहीं हो सकती थी। ऐसे में मां के सामने एक ही विकल्प बचा, बड़ी बेटी सोनाली, जो उस समय 22 साल की थी। मां ने सोचा, कम से कम किसी एक को तो नौकरी मिले, घर चलाना जरूरी है और सोनाली समझदार भी है। घर में यही तय हुआ कि सोनाली के नाम से ही आवेदन दिया जाएगा। लेकिन यह फैसला अभी पूरी तरह से तय भी नहीं हुआ था कि तभी एक और सोच इस घर के अंदर धीरे धीरे घुस आई, रिश्तेदारों, पड़ोसियों और जान पहचान वालों की। और उनका मानना यह था, देखो, बेटी को नौकरी दिलवाओगे और कल उसकी शादी हो गई तो वो तो अपने ससुराल चली जाएगी, फिर इस घर का क्या होगा? बेटियां तो पराया धन होती हैं। आपको क्या लगता है, क्या बेटियां सच में सिर्फ पराया धन होती हैं? अपनी राय जरूर दीजिए। आपका एक कमेंट बहुतों की सोच बदल सकता है। मां चुप थी। वो खुद भी नहीं समझ पा रही थी कि क्या सही है, क्या गलत। कितनी अजीब विडंबना है, जब बारी आई बोझ उठाने की तो बेटी को ही बोझ समझा गया, सिर्फ इसलिए कि उसकी एक दिन शादी हो सकती है। इस बात पर आप भी जरूर सोचिएगा और अपनी राय नीचे कमेंट में दीजिएगा। खैर, इन्हीं सोच विचारों के चलते नौकरी के लिए बेटी का नाम न देकर बेटे के बालिग होने का इंतजार करना ही सही लगा। गणेश ने भी मां से वादा किया, हम भले ही 2-4 साल तकलीफ में रह लेंगे, लेकिन नौकरी मिलने के बाद मैं सब कुछ संभाल लूंगा। मां और दोनों बहनों को पलकों पर बिठाकर रखूंगा। उस समय मां की आंखों में आंसू थे और दिल में एक उम्मीद। लेकिन यह समाधान नहीं था, क्योंकि तीनों बच्चे अभी पढ़ाई ही कर रहे थे और घर में कोई आमदनी का साधन नहीं था। यहां तक कि पेंशन भी चालू नहीं हो पाई थी। किसी तरह 2 साल बीते और फिर 2019 में सरकारी नौकरी के लिए मृतक आश्रित योजना के तहत आवेदन किया गया। लेकिन आप जानते हैं, सरकारी प्रक्रिया धीमी चलती है और इस पूरे सिस्टम को पार करते हुए गणेश को नौकरी मिलने में 4 साल लग गए। इन 4 सालों में मां ने जैसे तैसे घर चलाया, कभी उधार लिया, कभी खर्च घटाया, लेकिन किसी तरह बच्चों की पढ़ाई भी चलती रही और घर का चूल्हा भी जलता रहा। और अंततः 2021 में गणेश को वन विभाग में नौकरी मिल गई।
अब परिवार थोड़ा संभल चुका था। घर में अब पहले जैसी तंगी नहीं थी। हालांकि सोनाली और स्नेहा दोनों बहनों की शादी अब तक नहीं हो पाई थी। रिश्ते आ रहे थे, लेकिन कोई ढंग का लड़का नहीं मिल रहा था। फिर भी सब कुछ ठीक ठाक ही चल रहा था। पर शायद उन्हें नहीं पता था कि भगवान ने इस घर में खुशियां लिखी ही नहीं थी, क्योंकि कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। दरअसल होता यह है कि 15 अक्टूबर 2023 को यह पूरा परिवार एक रिश्तेदार के घर गया हुआ था। लेकिन जब वे 16 अक्टूबर को वापस लौटे तो हालात अचानक बदल चुके थे। घर लौटने के कुछ ही घंटों के भीतर दोनों बहनों की तबीयत अचानक खराब हो गई। सोनाली को हल्के उल्टी दस्त जैसे लक्षण थे, लेकिन स्नेहा की हालत तो हर मिनट के साथ और भी बिगड़ती जा रही थी। घबराई मां ने देर न करते हुए उसे उत्तर रत्नागिरी जिले के अलीबाग स्थित एक अस्पताल में भर्ती कराया। डॉक्टरों को शक था कि स्नेहा को फूड पॉइजनिंग हुई है। इलाज तुरंत शुरू किया गया, लेकिन तब तक जहर पूरे शरीर में फैल चुका था और फिर कुछ घंटों के भीतर ही उसी दिन स्नेहा ने दम तोड़ दिया। घर में मातम छा गया। कोई समझ नहीं पा रहा था कि अचानक यह सब कैसे और क्यों हो गया। स्नेहा की मौत ने पूरे परिवार को झकझोर कर रख दिया था। लेकिन इस सदमे के बीच जब डॉक्टरों की रिपोर्ट आई तो उसमें एक और बड़ा झटका छिपा था। रिपोर्ट में साफ लिखा था, शरीर में जहर के अंश पाए गए हैं। यह सुनकर घर वालों की हालत और भी बिगड़ गई। किसी ने सोचा भी नहीं था कि यह सामान्य फूड पॉइजनिंग नहीं, बल्कि जहर था। घबराए हुए परिवार ने शक के दायरे में उन्हीं रिश्तेदारों को लेना शुरू कर दिया जिनके यहां वे गए हुए थे, क्योंकि और कुछ ऐसा था भी नहीं जिस पर संदेह किया जा सके। पुलिस को सूचना दी गई, शिकायत दर्ज हुई और जांच शुरू हो गई। पुलिस ने एक एक करके परिवार के सभी सदस्यों के बयान लिए, लेकिन सभी के बयान एक जैसे ही थे। यहां तक कि सोनाली को भी यह नहीं पता था कि जो बयान वह अब भी दे रही है वह खुद 4 दिन बाद इस दुनिया में नहीं रहेगी। अब इस घटना को 3 दिन बीत चुके थे और अब तक पुलिस किसी ठोस नतीजे पर नहीं पहुंची थी। न कोई गिरफ्तारी हुई थी और न ही कोई पुख्ता सुराग मिला था। उधर दूसरी ओर सोनाली की तबीयत भी धीरे धीरे बिगड़ने लगी थी। पहले जो तकलीफ हल्की लग रही थी, अब वही दर्द गंभीर रूप लेता जा रहा था। परिवार वालों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि एक हंसता खेलता परिवार ऐसे अचानक कैसे थम गया। अब तक सोनाली की तबीयत गंभीर हो चुकी थी। शरीर में थकावट, उल्टियां, कमजोरी और फिर वही लक्षण जो पहले स्नेहा में देखे गए थे, अब सोनाली में भी दोहराए जाने लगे। परिवार घबरा गया और 19 अक्टूबर 2023 को उसी अलीबाग के अस्पताल में, जहां 3 दिन पहले स्नेहा ने दम तोड़ा था, अब सोनाली भी भर्ती हुई थी। डॉक्टरों को पहली ही नजर में शक हुआ कि यह मामला सामान्य फूड पॉइजनिंग का नहीं है। इलाज तुरंत शुरू किया गया, लेकिन सब कुछ अब धीरे धीरे और भी गहराता जा रहा था। इसीलिए 20 अक्टूबर 2023 को सोनाली को पनवेल के एमजीएम अस्पताल में रेफर कर दिया गया। वहां अगले 10 दिन तक सोनाली जिंदगी और मौत के बीच जूझती रही। लेकिन 30 अक्टूबर 2023 को वो जंग हार गई। इलाज के दौरान सोनाली की भी मृत्यु हो गई और जब सोनाली की मृत्यु की सूचना भी पुलिस को दी गई तो अब जांच और भी तेज कर दी गई। शुरुआत में परिवार ने रिश्तेदारों पर शक जताया था, लेकिन पूछताछ और छानबीन के बाद पुलिस को वहां ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिससे रिश्तेदारों पर शक किया जा सके। कई कारण थे जो उन्हें संदेह के दायरे से बाहर कर रहे थे। सबसे पहला कारण यह था कि उस दिन चारों लोग, मां, सोनाली, स्नेहा और गणेश, वहीं गए हुए थे और सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक जो कुछ भी खाया पिया गया वो सभी ने एक जैसा ही खाया था। फिर जहर का असर सिर्फ 2 लड़कियों पर ही कैसे हुआ? और दूसरा, रिश्तेदार के पास ऐसा करने की कोई वजह भी तो नहीं थी। अब ये सारे तथ्य देखकर पुलिस ने जांच का रुख घर के अंदर मोड़ दिया। पुलिस ने मोबाइल फोन, ब्राउजर हिस्ट्री और इंटरनेट एक्टिविटी को खंगालना शुरू किया और तभी एक ऐसा नाम सामने आया जिसे सुनकर सब हैरान रह गए, क्योंकि वो नाम था गणेश मोहिते, स्नेहा और सोनाली का इकलौता भाई। पुलिस को गणेश के मोबाइल से कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिले। उसने पिछले कुछ हफ्तों में 53 बार जहर से जुड़ी चीजें इंटरनेट पर सर्च की थीं, जैसे कि
जहर देने के तरीके, कितने मिलीग्राम में मौत हो सकती है, जहर कितने दिनों में असर करता है, इस तरह के कीवर्ड्स लगातार सर्च हो रहे थे। यहीं से जांच की दिशा पूरी तरह से बदल गई। पुलिस ने फिर से परिवार के बचे सदस्यों के बयान लिए और घर की गहन तलाशी ली। जब गणेश मोहिते की गाड़ी की तलाशी ली गई तो पुलिस को उसमें से एक पैकेट मिला जिस पर साफ साफ लिखा था, रैट पॉइजन नॉट फॉर ह्यूमन यूज। साथ ही कुछ खाली शीशियां और जहर से संबंधित कागजात भी बरामद हुए। अब पुलिस के लिए शक की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। और उसी दिन 30 अक्टूबर 2023 को ही सोनाली के निधन के कुछ घंटों बाद गणेश मोहिते को गिरफ्तार कर लिया गया। गणेश की गिरफ्तारी के बाद जब उससे लगातार पूछताछ हुई तो जो कहानी बाहर आई उसने सिर्फ एक जुर्म का पर्दाफाश नहीं किया, बल्कि उस रिश्ते पर सवाल खड़े कर दिए जिसे समाज में सबसे पवित्र और अटूट माना जाता है, भाई बहन का रिश्ता। गणेश ने जो कबूल किया वो न सिर्फ चौंकाने वाला था बल्कि दिल तोड़ देने वाला भी था। गणेश ने बताया, पापा के जाने के बाद जो प्रॉपर्टी थी वो तीनों बच्चों के नाम पर हो गई थी। मेरी 2 बहनें थीं, सोनाली और स्नेहा। किसी की भी शादी नहीं हुई थी और सच कहूं तो मैं चाहता भी नहीं था कि उनकी शादी हो। मुझे हमेशा ये डर सताता था कि अगर बहनें शादी कर लेंगी तो वे अपने हिस्से की जमीन अपने ससुराल वालों के नाम कर देंगी और फिर मेरे पास क्या बचेगा। मुझसे जितना हो सका मैं बहनों की शादी टालता रहा। घर में बहस भी होती थी। मां बार बार कहती थी कि अब लड़कियां बड़ी हो रही हैं। बड़ी बहन 28 की हो चुकी थी, छोटी 26 की, लेकिन मैं कोई ना कोई बहाना मार देता। एक दिन मां से जोरदार झगड़ा भी हुआ। उसने साफ कह दिया कि अब शादी टालना मुमकिन नहीं है। तभी मुझे यकीन हो गया, बहनें अब घर छोड़कर चली जाएंगी। मुझे लगा अगर अब भी मैंने कुछ नहीं किया तो मैं उस प्रॉपर्टी से हाथ धो बैठूंगा, सब कुछ खो दूंगा। और यहीं से मेरे अंदर एक खौफनाक प्लान ने जन्म लिया। मैंने ठान लिया कि मैं अपनी ही बहनों को मौत के घाट उतार दूंगा। इसके बाद गणेश ने इंटरनेट पर सर्च करना शुरू किया। जहर कैसे काम करता है, कितनी मात्रा में मौत हो जाती है, सूप में कौन सा जहर मिलाया जा सकता है। ऐसे दर्जनों कीवर्ड्स बार बार कई बार सर्च किए गए जिन्हें पुलिस ने मोबाइल की ब्राउजर हिस्ट्री से बरामद किया। कुछ दिन तक वह मौके का इंतजार करता रहा और फिर वो दिन आ गया जब पूरा परिवार एक रिश्तेदार के यहां से लौट रहा था। घर लौटने पर सब थके हुए थे और वही वो मौका था जब गणेश ने रसोई में सूप बनाया और उसमें चुपचाप जहर मिला दिया। बहनों ने उस सूप को भरोसे से पिया। उन्हें क्या पता था कि यह सूप नहीं, उनकी आखिरी सांसें हैं। और कुछ ही घंटों में स्नेहा की तबीयत बिगड़ने लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन बचाया नहीं जा सका। और फिर कुछ दिन बाद सोनाली की तबीयत भी बिगड़ गई। उसी अस्पताल में भर्ती हुई जहां स्नेहा की मौत हुई थी। और 30 अक्टूबर 2023 को सोनाली भी दुनिया से चली गई। गणेश ने सिर्फ 2 जानें नहीं ली, उसने उस भरोसे को मारा जिस पर एक बहन अपने भाई के साथ जीवन भर सपने देखती है। उसने वो रिश्ता तोड़ डाला जो राखी के धागे में बंधता है, जो खून से नहीं भरोसे से जन्म लेता है और जो जन्म जन्मांतर का होता है। जिस घर में एक समय हंसी की आवाजें गूंजती थीं, वहीं अब सन्नाटा है, सूनी आंखें हैं और एक मां की टूटी हुई आत्मा है। उस मां ने पहले पति खोया, फिर 2 जवान बेटियां और अब वो बेटा भी नहीं रहा जिस पर उसने सबसे ज्यादा भरोसा किया था। गणेश को गिरफ्तार किया गया। उस पर हत्या की धाराओं में मुकदमा चल रहा है। चार्जशीट दाखिल हो चुकी है। अब फैसला कोर्ट करेगा कि उसे क्या सजा मिलेगी। पर असली सवाल यह नहीं है कि उसे कितने साल की सजा मिलेगी। सवाल यह है, क्या उस मां को फिर कभी चैन की नींद आएगी? क्या हम कभी समझेंगे कि बेटियां संपत्ति नहीं, विश्वास होती हैं? और क्या हम ऐसे हादसों से कोई सीख ले पाएंगे? क्योंकि ये कहानी सिर्फ 2 मौतों की नहीं थी। ये कहानी एक सोच की थी, एक सोच जो आज भी कई घरों में धीरे धीरे पनप रही है। जब बेटियां सिर्फ बोझ समझी जाती हैं, जब संपत्ति रिश्तों से ऊपर रख दी जाती है, तब वहां परिवार नहीं बनते, बस खामोश कब्रें बनती हैं। अगर आप भी मानते हैं कि बेटियां बोझ नहीं होती, तो इस वीडियो को एक बार शेयर जरूर करें, क्योंकि शायद किसी घर में अभी भी कोई गणेश कुछ साजिश रच रहा हो। जय हिंद।